फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया को और किस नाम से जाना जाता है? बोन मैरो में प्रॉब्लम। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब है जो बोन मैरो होती है ना, मेनली उस पर प्रॉब्लम होती है। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है जो बोन होती है ना, उसमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बोन में प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर इसको पानसाइटोपीनिया भी बोलते हैं। पानसाइटोपीनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि होल सेल कम हो जाती है बॉडी के अंदर, अपसेंट इन ब्लड में कम हो जाती है। कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों की कमी हो जाना पानसाइटोपीनिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया या बोन मैरो में प्रॉब्लम कहलाती है। और ये कैसी होती है? जेनेटिक भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। ये मेन चीज़ें जब हमारे सामने एप्लास्टिक एनीमिया या पानसाइटोपीनिया का क्वेश्चन आए, तब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है ना? पता चल गया पानसाइटोपीनिया क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या है। पानसाइटोपीनिया का मतलब होता है कि ना, पानसाइटोपीनिया का मतलब क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया। और ये प्रॉब्लम किस में होती है? बोन मैरो में। बोन मैरो में कैसे प्रॉब्लम हो जाती है? जो बोन मैरो होती है ना, उसमें पीपीएससी, ये नाम है पीपीएससी, इसका फुल फॉर्म भी है, वो बनाती है माइलॉइड सेल। क्या बनाती है? माइलॉइड और लिम्फोइड सेल। क्या बनाती है? माइलॉइड और लिम्फोइड सेल। लेकिन जो माइलॉइड सेल होती है ना, माइलॉइड सेल, उसमें क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है या उसका प्लोरिफिकेशन नहीं हो पाता है। जो माइलॉइड सेल है उसका क्या होता है? प्लोरिफिकेशन नहीं हो पाता है या वो बीमार हो जाती है। ठीक है ना? और ये किसके अंदर रहती है? बोन मैरो हाउस के अंदर रहती है। कौन? माइलॉइड एंड लिम्फोइड, दोनों सेल। लेकिन इसमें लिम्फोइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इफ़ेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लिम्फोसाइड एकदम अलग ही होती है और ये लिम्फोसाइड बनाती है, इसीलिए लिम्फोइड से लिम्फोप्लास्ट, लिम्फोप्लास्ट से लिम्फोसाइड बनाती है लिम्फोइड सेल। ठीक है ना? और माइलोमा क्या करती है? माइलॉइड सेल बनाती है CFUE और CFUEM और CFUM, ये तीनों सेल बनाती है। तो CFUE से तो बनता है आरबीसी और CFUEM से बनता है डब्ल्यूबीसी, CFUM से बनता है प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी से क्या बनता है? न्यूट्रोफिल, बेसिफिल, ये सब कुछ सेल बनती है। और ब्लड सेल टोटल कितनी होती है? 45%। और प्लाज्मा कितनी होती है? 55%। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा कि बोन मैरो की प्रॉब्लम होती है, माइलॉइड सेल नहीं बन पाती है, जिससे कारण ये CFUE या CFUEM और CFUM, ये तीनों ही नहीं बन पाते हैं। इन तीनों से सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है, वो नहीं बन पाती है। तो ब्लड में इन सब की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कभी कभी थोड़ी बनती है और कभी कभी बिल्कुल भी बंद हो जाती है। लिम्फोइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि लिम्फोइड से लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट बनती है, ये इफ़ेक्ट नहीं होती है। फिर क्या है? माइलॉइड ख़राब हो जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है माइलॉइड सेल। फिर क्या है? एप्लास्टिक में क्या है? हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। हाइपोप्लोरिफिकेशन मतलब कि डिस्ट्रॉयसन होने लग जाता है सेल का।
और सिंपल डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, अब हम पढ़ेंगे एप्लास्टिक। ये हमने मेनली जान लिया कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो हमको याद रखना है कि एप्लास्टिक एनीमिया को हम बोन की प्रॉब्लम बोलेंगे और इसको पानसाइटोपिनिया बोलते हैं। पानसाइटोपिनिया क्यों बोलते हैं, अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पानसाइटोपिनिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम हो जाती है और ये जेनेटिक और एक्वायर्ड भी हो जाती है, दोनों बीमारियां होती है। और इसमें माइलॉइड सेल से जो बनती है 3 सेल, उनसे वो 3 आगे नहीं बन पाती है और लिम्फोइड इसमें प्रभावित नहीं होती है और बोन मैरो की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब है डेफिनेशन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इस टाइप ऑफ एनीमिया, ये किसका टाइप है, एनीमिया का है, इन विच बोन मैरो इज़ इफ़ेक्टेड। और इसमें क्या होती है, बोन मैरो इफ़ेक्टेड होती है। देयर इज़ हाइपोप्लोरिफिकेशन और सिंपली डिस्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हाइपोप्लोरिफिकेशन होता है और सिंपली डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइलॉइड सेल ऑफ बोन मैरो, और डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है ऑफ द माइलॉइड सेल का और बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर होती है माइलॉइड सेल और उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन। ड्यू टू दिस होल मैच्योर सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी आर अपसेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाती है, अपसेंट हो जाती है। और इसको स्टेम सेल भी बोलते हैं, माइलॉइड की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बोन मैरो की प्रॉब्लम भी बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया को, और स्टेम सेल भी बोलते हैं और माइलॉइड की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और जेनेटिक और एक्वायर्ड होती है, ये हमने देख लिया है। अब लिम्फोइड क्यों नहीं इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि वो अलग काम करती है, वो CD4 एंड CD8 बनाती है। वायरस वो क्या है, वायरस इन्फेक्शन के रिलेटेड है और ये इनइफेक्टेड रहती है एप्लास्टिक एनीमिया में। सो इट इज़ कैनो एज पानसाइटोपिनिया। लिम्फोइड सेल क्या होती है, इज़ अनडिफरेंशिएटेड इन बोन, unaffected in bone and differentiated in bone marrow, so that lymphoid count is normal in blood, CD4 and CD8। cause of the aplastic anemia। एप्लास्टिक एनीमिया के कोज क्या होते हैं, किसके कारण ऐसा होता है कि वो जो सेल होती है वो अप्लास्टिक हो जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो प्लोरिफिकेशन की वजह से, इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ तो जन्मजाति होता है और कुछ क्या होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से। इसमें क्या होता है, प्लोरिफिकेशन होना बंद हो जाता है। 2 टाइप की हमारी बॉडी में सेल होती है, ये कैंसर के लिए भी काम करती है, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन। जब कोई सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है या फिर ज़्यादा बड़ी सेल होने लग जाती है हमारी बॉडी में, तो ये ट्यूमर सप्रेशन जीन है जो क्या करता है, उसको खा जाता है, उसको कम कर देता है। और प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है प्लोरिफिकेशन को और सेल डिवीज़न करता है नॉर्मली, और ये इसको कम करता है। कौन, ट्यूमर सप्रेशन, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है। हमारी सेल क्या होती है, ग्रोथ करती रहती है, नई सेल बनती है। ज़्यादा सेल बन जाए तो ये ट्यूमर सप्रेशन जीन उसको खा लेता है, और कम जीन बन जाए, जीन ना बने तो काम करता है प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, विपरीत काम करते रहते हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, प्लास्टिक एनीमिया में दोनों का उल्टा ही काम हो जाता है। जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो क्या करता है, काम करना या सेल डिवीज़न करना, प्लोरिफिकेशन अधिक कर देता है, और जो ट्यूमर सप्रेशन जीव हैं ये क्या कर देता है, ये एक्टिविटी ज़्यादा करने लग जाता है। वो बनाता भी ज़्यादा है, ये एक्टिविटी भी ज़्यादा करता है, जिससे क्या हो जाता है, डिक्रीज प्लोरिफिकेशन हो जाता है। सेल ज़्यादा होने पर ये ख़त्म करता था पहले, अब क्या है, ये ज़्यादा ही करने लग गया है और ज़्यादा ही खाने लग गया है, और वो क्या करने लग गया है, ज़्यादा ही बनाने लग गया है। दोनों ही अपना काम विपरीत करने लग गए हैं या फिर उल्टा पुल्टा करने लग गए हैं।
देखो क्या करता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन, तो ये नॉर्मल सेल को भी क्या करता है, खा जाता है। और डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोलोजीनिसिन, और जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन है ये क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है अपनी एक्टिविटी को, यानी कि ये बनाना ही कम कर देता है सेल को, जबकि ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या करता है, खाना शुरू कर देता है ज़्यादा। जैसे कि हमारे पास बाइक होती है या गाड़ी होती है तो उसमें दो होता है, एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक होता है, दोनों के साथ में ही गाड़ी चलती है, एक के सारे गाड़ी नहीं चल सकती है। एक्सीलेटर चलाते हैं तभी गाड़ी चलती है, साथ में ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकती है। केवल ब्रेक ही ब्रेक काम करे तो गाड़ी नहीं चलेगी, और अगर एक्सीलेटर काम करे तो सीधी गाड़ी भागेगी, ब्रेक नहीं लगेगी, जाके नहीं लग जाएगी। उसी प्रकार तो इसमें क्या हो गया, प्रोटोजेनेसिस, तो क्या हो गया, उसकी एक्टिविटी कम हो गई, यानी कि उसने बनाना ही कम कर दिया, 1 से 2 सेल करना बंद कर दिया। और जो टाइम सप्रेशन जीन थे, ट्यूमर सप्रेशन जीन थे, और जो इंक्रीज एक्टिविटी कर ली किसने, ट्यूमर सप्रेशन जीन ने। ये दोनों हुआ किस कारण से, सही काम करते करते दोनों भटक कैसे गए अपने टारगेट से। तो ये नेगेटिव, वो कहते हैं ना, नेगेटिव मोटिवेशन मिल गया इनको, अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करने लग गए। फिर ये इस वजह से हुआ, इन्वायरमेंट इंसल्ट की वजह से, इन्वायरमेंट इंसल्ट हुई इन लोगों की। किसी ने रेडिएशन ले लिया, केमिकल यूज़ कर लिया, फिजिकली कोई रेडिएशन यूज़ कर ली, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया। केमिकल में ऐसी ड्रग्स होती है, सिजोफ्रेनिया को जो ड्रग्स दी जाती है, कौन सी, सिजोफ्रेनिया को जो ड्रग्स दी जाती है क्लोजापिन, उसकी वजह से ऐसा होता है, और ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिस की वजह से। अब हम पढ़ेंगे, ये तो क्या थे अपने कोजेस ही थे एक तरफ से एप्लास्टिक एनीमिया में, प्रोलिफिकेशन के प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन दो थे, जो क्या कर दिया, जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है वो तो इंक्रीज़ हो गया, जबकि वो पहले से ही इंक्रीज़ ही था, खाता था, अब तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और जो प्रोटोजेनेसिस था वो नॉर्मली सेल बनाता रहता था, अब वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब कोजेस में और कौन कौन से कोजेस है, इन्वायरमेंट इंसल्ट याद रख लेना, जिनकी वजह से होता है केमिकल, फिजिकल, वायरल। केमिकल में ड्रग्स, टॉक्सिक, और फिजिकल में रेडिएशन। फिर कॉजेज़ किसकी वजह से हो सकता है, तो जेनेटिक हेरिटेंस, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, हेरिटेंस की वजह से हो सकता है। और एक मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है कि फैन कोनी सिंड्रोम ये बचपन से ही होता है, जब बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर रहेगा। कौन, फैन कोनी सिंड्रोम बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर ही रहेगा। इसमें क्या हो जाता है, पॉलीफिकेशन हो जाता है, हाइपोपॉलीफ्रिक्शन हो जाता है बोन मेरो में, यानी कि बोन मेरो में जो सेल होती है वो कम ही बनती है, हाइपोप्लोरिफिकेशन हो जाता है। और डीएनए सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है, और डैमेज किडनी, स्प्लीन एंड फिंगर्स, उसकी जो किडनी, स्प्लीन, फिंगर्स है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। किसके अंदर, फॉलिक्यूलन सिंड्रोम, ये याद रखना है, ये कंजेनाइटल है, जन्मजात होता है, उसके 3 सिम्टम है, कौन से, हाइपोप्लोरिफिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, डैमेज किडनी, स्प्लीन और फिंगर्स। फिर एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड जन्मजात होता है, मतलब जन्म के बाद होता है, तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ईडियोपैथी होता है। ईडियोपैथी कैसे होता है हमको नहीं पता होता है, 65% इसका हमको नहीं पता होता है। मोस्ट कॉमन कारण यही है ईडियोपैथी के, भाई बाद में क्यों हुआ, जन्म के बाद है प्लास्टिक एनीमिया, तो हमें तो कैसे पता होगा, क्या पता वो रेडिएशन के आया हो या कोई ड्रग्स ली हो, तो या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। केमिकल में क्या हो सकता है, डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशन होना, ईडियो सिंथेक्रेटिट होना, सिजोफ्रेनिया की CPZ जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, बोन मेरो को सप्रेस्ड करती है। फिर डोज रिलेटेड क्या होता है, इंक्रीज डोज कोजेस का कारण बनता है। माइलोसप्रेशन में
प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल यानी मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब पहले से पता होता है। प्रिडिक्टेबल होता है। रिवर्सिबल भी होता है, डोज कम करते हैं वैसे वैसे कम भी हो जाता है वापस। फर्स्ट ये सब कीमोथेरेपी में यूज़ करने वाली है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी की एक तरफ से बीमारी है। फिर है एल्केलाइटिंग एजेंट। एल्केलाइटिंग एजेंट में क्या है, आइफोफाइमाइड फोस्फेमाइड क्या है, फोस्फेमाइड, साइक्लोफोस्फेमाइड, आइसोफोस्फेमाइड, साइक्लोफोस्फेमाइड और चिप सिपेटीन। फिर है एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। एंटी मेटाबॉलिक एजेंट में जर्मीसिटामिन, कैप्सिटामिन, 5-FU यानी कि फ्लोयूसिन, इडियोसिंथेटिक वेरी वेरी स्मॉल डोज है, अनप्रिडिक्टेबल है, इरिवर्सिबल है। इडियोसिंक्रेटिक में क्या होता है, इडियोसिंक्रेटिक जो ड्रग्स होती है वो वेरी वेरी स्मॉल डोज में दी जाती है, फिर भी ये अनप्रिडिक्टेबल होती है और ये इरिवर्सिबल होती है। मतलब इसका अगर ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया और ये देनी पड़ती है, हमको ज़रूरत होती है तो इडियोसिंक्रेटिक देनी पड़ती है। अगर इसका इफ़ेक्ट हो गया ये प्लास्टिक एनीमिया तो अनप्रिडिक्टेबल है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हो गया तो वापस इरिवर्सिबल है, फिर तो बस गया। फिर है स्टेप्टोमाइसिन भी क्या कराती है, ये प्लास्टिक एनीमिया। और EPZ क्लोरोपिरोमाइज़िड भी कराती है, सीजर के लिए, सिजोफ्रेनिया के लिए यूज़ करते हैं। क्लोरोमाइपिनोसाइड भी करती है। टेट्रोजेनिक ड्रग्स होती है, मतलब कि ये क्या होती है, क्रोमोप्लेनिन जो हम आँख में डालते थे ना, मादले आते थे पहले, आते थे आज से 5-6 साल पहले, आँखों में डालते थे, आँखों में बहुत ज़्यादा ऐसे वो आ जाती थी गीड वगैरह, तब डालते थे, तो उसको बोलते हैं क्लोरामपेनिल, जो कि क्या थी, टेट्रोजेनिक थी, जो कि इफ़ेक्ट करती थी बहुत ज़्यादा। फिर क्या है, फिजिकल में रेडिएशन, UV रेज हो गया। वायरल में EPV यानी कि स्टेबिन बैरियर वायरस, CMV यानी कि साइटोमेगेलो वायरस। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, मेन तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या क्या है, तो बोन की प्रॉब्लम होती है, पानसाइटोपेनिया का मतलब हो गया RBC WBC प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम। फिर क्या है, माइलोम में प्रॉब्लम, जेनेटिक और एक्वायर्ड दोनों बीमारी होती है। होल बॉडी में अब्सेंट हो जाती है सेल। पेन यानी कि होल, साइटो यानी कि सेल, ओपिनिया मतलब कि अब्सेंट इन ब्लड। फिर जो बनाती है सेल लिम्फोइड, इससे प्रभावित नहीं होती हैं। और प्लास्टिक में हाइपोप्लोरिफिकेशन हो जाता है, डिवीज़न कम होने लग जाता है, सिंपल डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ये सब कुछ देखा था हमने। और क्या देखा, और हमने देखा इसको पानसाइटोपेनिया भी बोलते हैं। इसके दो मेनली, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी नॉर्मल सेल होती है प्लोरिफिकेशन करके प्रोटोऑन्कोजीन बनाती है, प्रोटोऑन्कोजीन, और ट्यूमर सप्रेशन जीन बनाती है, प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन बनाती है। लेकिन इसमें उल्टा काम करने लग जाती है। जो प्रोटोऑन्कोजीन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ट्यूमर सप्रेशन जीन भी क्या हो जाती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती और ज़्यादा, जबकि वो नॉर्मल में काम करती है। और इसमें क्या होता है, ये दोनों ऐसा उल्टा पुल्टा काम क्यों करने लग जाती है, क्योंकि इनकी इन्वायरमेंट की वजह से इंसल्ट होती है। जैसे हमारी इंसल्ट हो जाती है ना कभी कभी, वैसे उनकी भी होती है। वैसे मेरी तो नहीं होती, आप लोगों की होती होगी, ठीक है ना। एनवायरनमेंट इंसल्ट कैसे, केमिकल, फिजिकल, वायरल, ऐसे। फिर जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होता है, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जेनेटिक इरिटेंस, किसी के भी नहीं होती, वो कोई गलती करते तब हो ही जाती है। कॉजेज़ में क्या होता है, जेनेटिक इरिटेंस,
फॉलिक सिंड्रोम में हमने बताया कि बच्चे में जन्मजात होंगे हाइपोक्लोरिफिकेशन, डीएनए सिंथेसिस प्रॉब्लम, डैमेज इन किडनी, स्प्लीन, ये सब। एक्वायर्ड में क्या होता है, इडियोपैथी होता है, पता नहीं होता है, फिर कोई डोज रिलेटेड आइसोसिंथेक्रेटिक की वजह से, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच। इसका ट्रीटमेंट हम कल पढ़ेंगे।